वेलकम। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज बात करने वाले हैं मौर्य साम्राज्य के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। सो डेट रीजन आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहें और लाइक सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसी वीडियो आपको मिल सके और इसका अपडेट भी। ओके, तो स्टार्ट। तो मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो आप लोग सभी जानते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य साम्राज्य का संस्थापक था। नेक्स्ट देखें हम लोग, मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी, कहाँ राजधानी था? तो इसका पाटलिपुत्र इसकी राजधानी थी। मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध की सत्ता किसकी सहायता से प्राप्त की थी? तो ये चाणक्य विष्णुगुप्त की सहायता से प्राप्त की थी। बात करें मौर्य साम्राज्य की स्थापना जो है हुआ था, कब हुआ था? तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना 320 ईसा पूर्व में हुआ था। और बात करें यूनानी दूत मेगास्थनीज जो है किसके दरबार में पाटलिपुत्र में आया था? तो यह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज आया था। नेक्स्ट देखें, आगे देखें, मेगास्थनीज का पाटलिपुत्र का आगमन कब हुआ था? तो 315 ईस्वी में मेगास्थनीज आया था। और जो मौर्य साम्राज्य की स्थापना कब हुआ था? 320 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, 320 ईसा पूर्व में हुआ था। और मेगास्थनीज का पाटलिपुत्र आगमन 315 ईसा पूर्व में हुआ था। नेक्स्ट, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज को भेजने वाला शासक कौन था? तो सेल्यूकस ने इसे भेजा था मेगास्थनीज को। ठीक ना, कब भेजा था? 315 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट, किस शासक के शासनकाल के समय मगध पर 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा था? तो यह चंद्रगुप्त मौर्य के समय में ही 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा था। नेक्स्ट देखें हम लोग, चंद्रगुप्त मौर्य जो था का प्रधानमंत्री कौन था? ये चाणक्य इसके प्रधानमंत्री थे। बात करें किससे मुक्ति दिलाने के कारण चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का मुक्तिदाता कहा गया? तो यूनानियों से। ठीक है, नेक्स्ट देखें हम लोग, बात करें वह स्रोत जिसे पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है, वह स्रोत है इंडिका। इंडिका में जो है पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन इंडिका में किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखें, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश का शासक हुआ था? तो उसके बाद मौर्य। नंद के बाद कौन सा वंश आया था? मौर्य वंश आया था। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? तो इंडिका। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम इंडिका था। नेक्स्ट देखें हम लोग, ये इंडिका मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम। अर्थशास्त्र के लेखक हैं कौन? कौटिल्य अर्थशास्त्र के लेखक। तो कौटिल्य का अन्य नाम चाणक्य एवं विष्णुगुप्त भी था। नेक्स्ट देखिए, पाटलिपुत्र की शासन व्यवस्था का विस्तृत वर्णन जो है किस विदेशी यात्री के वृत्तांत में मिलता है? या मेगास्थनीज में मिलता है। नेक्स्ट, चंद्रगुप्त मौर्य के उपरांत मौर्य साम्राज्य का शासक बना था बिंदुसार। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद जो है बिंदुसार, बिंदुसार के बाद अशोक बना था। नेक्स्ट, किस मौर्य शासक के दरबार में आजीवक भविष्यवक्ता पिंगलवत्स रहता था? तो यह बिंदुसार के दरबार में रहता था। तो पिंगल वत्स ने अशोक के बारे में भविष्यवाणी की थी कि वह महान राजा बनेगा। ठीक है, और ये महान भविष्य करता था एक तरह से। और यह बिंदुसार के दरबार में रहता था। अशोक द्वारा अपने पड़ोसियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध का उल्लेख किस शिलालेख में मिलता है? तो शिलालेख 13 में जो है अशोक के द्वारा जो अपने पड़ोसियों के साथ जो मैत्रीपूर्ण संबंध था उसका उल्लेख मिलता है। बात करें तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन जो है किसके शासनकाल में हुआ था? तो अशोक के शासनकाल में तृतीय बौद्ध संगति हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट देखें, तृतीय बौद्ध संगति का अध्यक्षता किसने किया था? तो ये मोगलीपुत्र तिस ने किया था। मोगलीपुत्र तिस याद रखिएगा। तो तृतीय बौद्ध संगति मोगलीपुत्र तिस ने किया था। कहाँ हुआ था यह? इसका आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ था। बात करें तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन कब हुआ था? तो 251 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, 251 ईसा पूर्व में हुआ था। बात किस मौर्य शासक ने कलिंग पर विजय प्राप्त की थी? तो यह अशोक ने कलिंग पर विजय प्राप्त किया था। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 24, किस युद्ध में हुई भारी तबाही एवं जनमाल की हानि को देखकर अशोक का हृदय परिवर्तित हुआ और उसने युद्ध नीति त्याग कर धर्म नीति की घोषणा की थी? तो कलिंग के युद्ध में ऐसा हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अशोक का धर्म था कैसा था? नैतिक आचार संहिता। क्या था? नैतिक आचार संहिता। बात करें मौर्य साम्राज्य का केंद्रीय न्यायालय कहाँ था? तो यह पाटलिपुत्र में था। तो मौर्य साम्राज्य का केंद्रीय न्यायालय कहाँ था? तो पाटलिपुत्र में था। बात करें अशोक ने अपने धर्म यात्रा के अंतर्गत सर्वप्रथम किस जगह की यात्रा की?
तो यह बोधगया की यात्रा क्या था? तो अशोक ने अपने धम्म यात्रा के अंतर्गत सर्वप्रथम किस जगह की यात्रा की थी? तो बोधगया की यात्रा किया था। केंद्रीय न्यायालय कहाँ था? तो पाटलिपुत्रा में था। अशोक धम्म मतलब नैतिक आचार और संहिता था। नेक्स्ट देखें हम लोग, अशोक ने अपने धम्म यात्रा के अंतर्गत बोधगया की यात्रा अपने मतलब राज्याभिषेक के किस वर्ष में की थी? तो कुल 10वें वर्ष में किया था। ठीक है, 10वें वर्ष में। अशोक के स्तंभ लेख बिहार के किस जिले से प्राप्त हुआ? तो ये चंपारण से स्तंभ लेख प्राप्त हुआ है। और मैत्रापूर्ण व्यवहारता किस लेख में बताया गया था? 13वां, याद रखिएगा। नेक्स्ट, बिहार से प्राप्त होने वाला अशोक के स्तंभ लेख नहीं है, कौन सा नहीं है? तो रुम्मीदेई, ठीक है ना, ये नहीं है। अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में 5 प्रांतों का उल्लेख मिलता है, जिनमें से एक प्राची या प्राची प्रांत, जिसको पूर्व प्रदेश की राजधानी थी, कौन था? पाटलिपुत्र। नेक्स्ट देखें हम लोग, पाटलिपुत्र स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः किसका बना हुआ था? तो लकड़ी का बना था, याद रखिएगा। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का जो महल था, किसका बना हुआ था? लकड़ी का बना हुआ था। नेक्स्ट देखें हम लोग, चंद्रगुप्त मौर्य का राजप्रसाद स्थित था कहाँ? कुम्हार, मतलब कुम्हार पटना में स्थित था। और कुम्हार जो 80 स्तंभों, कितने? 80 स्तंभ था इसमें, टोटल 80 स्तंभ वाला मौर्यकालीन सभागार एवं राजमहल का अवशेष मिलता है। कितने स्तंभ है इसमें? 80 स्तंभ है। नेक्स्ट, किस विद्वान ने चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद के बारे में कहा था कि इसकी शान शौकत का मुकाबला ना तो सूसा और ना ही एक बेतना कर सकते हैं? तो एरियन ने ऐसा कहा था। तो किस विद्वान ने चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद के बारे में कहा है कि उसकी शान शौकत का मुकाबला ना तो सूसा और ना ही एक बेतना कर सकता था? तो ये एरियन ने कहा था। नेक्स्ट देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद के बारे में किसने कहा है कि यह प्रसाद मानव कृति नहीं है वरन देवों द्वारा निर्मित है? तो यह फाहियान ने कहा था। चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद के बारे में किसने कहा था कि यह प्रसाद मानव कृति नहीं है वरन देवोकृत है? तो फाहियान ने ऐसा कहा था। और एक बेतना के बारे में एरियन, तो याद रखिएगा, एक बेतना एरियन, बेतना एरियन, और देवों के बारे में तो फाहियान। नेक्स्ट देखें, किस शासक ने गया के निकट ब्रावर की पहाड़ियों में आजीविका के लिए गुफाओं का निर्माण किया था? तो अशोक ने किया था गया में आजीविकाओं के लिए बराबर पहाड़ियों का निर्माण। नेक्स्ट देखें, ये 4 गुफाएं थे, कौन कौन था? सुदामा, विश्व झोपड़ी, चौपार और कर्ण। तो कुल कितने थे? 4 थे, ठीक है ना। गुफा, उसका नाम क्या था? सुदामा, विश्व झोपड़ी, नेक्स्ट देखें चौपार तथा कर्ण। तो सुदामा, विश्व झोपड़ी, चौपार तथा कर्ण। नेक्स्ट देखें, गया के समीप नागार्जुन की जो पहाड़ी में प्रसिद्ध गोपी गुफा का निर्माण कराया गया था, तो यह दशरथ के द्वारा किया गया था। कहाँ पे? गया के समीप जो नागार्जुन की पहाड़ी में जो प्रसिद्ध जो गोपी गुफा है, उसका निर्माण दशरथ के द्वारा किया गया। दशरथ एक अशोक का पुत्र था। इसने नागार्जुन पहाड़ियों में क्या किया था? आजीविकाओं के लिए 3 गुफाओं का निर्माण कराया था, जिसमें से गोपी गुफा जो है भी सम्मिलित था। ओके, तो दशरथ किसका पुत्र था? अशोक का पुत्र था। उसने नागार्जुन पहाड़ी में जो है आजीविकाओं के लिए एक मतलब 3 गुफाओं का निर्माण कराया था, जिसमें गोपी गुफा एक फेमस था। नेक्स्ट, मौर्यकालीन चमर ग्रहण यक्षी प्राप्त हुई है, तो ये दीदारगंज से प्राप्त हुआ, ठीक ना। और यह जो है स्त्री रत्न के नाम से भी जाना जाता है दीदारगंज पटना को। बिहार के किस स्थान से मौर्य काल में बने जैन तीर्थंकरों की प्रतिमा प्राप्त हुई है? तो ये लोहानीपुर पटना से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट देखिए हम लोग, पाटलिपुत्र नगर निर्माण तथा सुंदरता का वर्णन किसने किया था? तो मेगास्थनीज ने इसके पाटलिपुत्र के नगर निर्माण और सुंदरता का वर्णन किया था। नेक्स्ट देखें, तो पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो पाटलिपुत्र को चंद्रगुप्त मौर्य ने सर्वप्रथम राजधानी बनाया था। नेक्स्ट देखें, अशोक के शासन में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो ये पाटलिपुत्र में किया गया था और तृतीय बौद्ध सभा था। नेक्स्ट देखें, किसके शासन काल में मिस्र के राजा जो थे फिलाडेमस या टॉलमी द्वितीय जो डियानीसियस नामक राजदूत को पाटलिपुत्र में भेजा था? तो बिंदुसार के समय में। किस विद्वान के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने पोलिब्रोथस या पाटलिपुत्रक उपनाम धारण किया था? तो स्ट्रेबो के द्वारा, ठीक ना।
नेक्स्ट देखें हम लोग यूनानी दूत डिमोलिकस का आगमन मगध साम्राज्य के किस शासक के दरबार में हुआ था? तो बिंदुसार के साम्राज्य में हुआ था। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया था, वह स्तंभ कौन था? भाब्रू स्तंभ। भाब्रू स्तंभ में जो है वह स्वयं को मगध का सम्राट बताया था। किसने? तो अशोक ने बताया था। तो याद रखिएगा भाब्रू स्तंभ। नेक्स्ट, बराबर की गुफाओं का उपयोग जो है किसने आश्रय गृह के रूप में किया था? तो आजीविकाओं ने किया था। नेक्स्ट, अशोक की राजधानी कहाँ थी? तो ये पाटलिपुत्र था। नेक्स्ट देखें हम लोग, मौर्य काल में पाटलिपुत्र का प्रशासन 30 नागरिकों की सभा संचालित करती थी, जो 5-5 सदस्यों की 6 समितियों की संगठित थी। यह कथन किसका है? तो मेगास्थनीज का है। ठीक है ना, कि पाटलिपुत्र का प्रशासन जो था 30 नागरिकों को सभा संचालित करती थी, जिसमें 5-5 सदस्यों का 6 समिति में संगठित थी, और यह कथन मेगास्थनीज ने कहा था। नेक्स्ट, मौर्य साम्राज्य के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो बात करें तो यह सभी सही हो जाएगा। करों की बोझ अधिक था इसमें। नेक्स्ट, यह केंद्रीकृत था, एक सेंट्रल था, और प्रशासन तंत्र क्या था इसका? मौर्य प्रशासन का एक कठोर था। नेक्स्ट देखें हम लोग, बस खत्म ही होने वाला है, सो दैट रीजन आप लोग बने रहे जरूर। तो कह रहा अशोक के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो इसने धर्म जो है धर्म विजय की नीति अपनाई, बिल्कुल सही है। उसने विदेशों से संबंध स्थापित किए थे। श्रीलंका, भूटान, ये सब आप जानते ही है। श्रीलंका। नेक्स्ट, उसने प्रजा हित और कल्याण के उपाय किए। उपयोग में से सभी सही है। नेक्स्ट देखें, देवनाम पीढ़िया के नाम से किस शासक ने अपने आप को संबोधित किया था? तो ये अशोक ने देवनाम पीढ़िया के नाम से संबोधित किया था। नेक्स्ट देखें, धम्म महामार्थ के कार्य क्या थे? तो इसमें सभी थे, लोगों के बीच दान का वितरण करना, धम्म नीति या क्रियान्वयन करना, जन कल्याण के उपाय के लिए। तो ये सारा किया था अशोक ने, और इसे धम्म महामत के कार्य के रूप में जाना जाता है। मौर्यकालीन प्रशासन में जो राजक थे उसका कार्य क्या था? तो उसका कार्य सभी एक ग्रामीण प्रशासन के रूप में, न्यायिक के रूप में, राजस्व का विभाग, तीनों इसके पास था। नेक्स्ट देखिए, मौर्यकालीन विद्वानों में जो है किनका नाम आता है? तो मौर्यकालीन में कौटिल्य, थाई, पाणिनि भी थे, और आपका उपावर्ष भी था। तो तीनों सही है। नेक्स्ट, मौर्यकालीन स्थापत्य के सुंदर उदाहरण कौन सा है? तो इसके सुंदर उदाहरण तो हो जाएगा 1, 2, 3, मतलब आपका पाटलिपुत्र स्थित राजप्रसाद के जो अवशेष मिले हैं, ये वाला भी है। नेक्स्ट, आपका दीदारगंज का यक्षी। नेक्स्ट, आपका बराबर की गुफाएं, अभी जस्ट पढ़े हैं तो गया में बराबर की गुफाएं जो आजीविकाओं के लिए था, और राजगीर में स्वर्ण भंडार गुफा ये नहीं है। तो नेक्स्ट देखें, अशोक धर्म जो है कि नीति जानकारी मिलती है, कहाँ से मिलती है? तो द्वितीय स्तंभ लेख से मिलती है, 7वें स्तंभ लेख से मिलती है, और द्विदशम। तो ये सभी से जो है अशोक की धर्म नीति की जानकारी हम लोग को प्राप्त होती है। बात करें अशोक के किस अभिलेख में दान और धर्म के अंतर स्पष्ट किया गया? दोनों का जो अंतर है उसको क्लियर किया गया है। तो ये नम्मा शिलालेख है, मतलब नम्मा शिलालेख में इसको स्पष्ट किया गया है। तो धर्म में दान और धर्म दान दोनों में डिफरेंस को शो किया गया नम्मा शिलालेख में। बात करें मौर्य साम्राज्य के पतन में कौन सा कारण शामिल नहीं है? तो इसका आर्थिक संकट शामिल नहीं है, विदेशी आक्रमण हुआ था, उसके बाद अयोग्य शासक कुछ हुए थे, और प्रांत में विद्रोह भी हुआ था। बट आर्थिक संकट इसके पतन का सही कारण नहीं है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो को शेयर जरूर करें अपनों के बीच, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।